हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। 3.5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर से याद दिला दूं, एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। किस चैप्टर के? वो भी लिखा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 3.6। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन 3.6 लिखा हुआ है ऊपर, ये मैं पढ़ देता हूं। अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 into 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ohms. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? रेजिस्टिविटी निकालनी है। करो बच्चों इसे, ठीक है? खुद प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 मिनट दो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है? तो बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, हमसे रेजिस्टिविटी पूछी गई है, तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब आपको देखो क्या दे रखा है, आर 5 ohms, ए एरिया 6 into 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर, लेंथ 15 मीटर। तो रो हो जाएगा आपका 5 multiplied by 6 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय एल, लेंथ। तो हो जाएगा 5 6 30, 15 से डिवाइड कर दो, रो हो जाएगा 2 into 10 to the power -7। यूनिट क्या होगी? ओम्स मीटर, ठीक है? रो की यूनिट ओम्स मीटर होती है। आर ओम्स में हुआ, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया तो रह गया ओम्स मीटर। ये आपका आंसर है, सही है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3.7। मैं पढ़ देता हूं। अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ohms at 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड and a resistance of 2.7 ohms at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. डायरेक्ट फॉर्मूला करो। हमने क्वेश्चन 3 कौन सा करा था? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड करो, इसे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। तो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, हमको दे रखा है T1 इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ? 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 2.1 ohms, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2, T2 कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और R2 इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 2.7 ohms। रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो अल्फा क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 यानी 2.7 माइनस 2.1 अपॉन R1 यानी 2.1 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 मीन्स 100 माइनस 27.5। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। करो सॉल्व, बताओ क्या आंसर आया? 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर आंसर। तो मेन बात क्या है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सही है? सिंपल न्यूमेरिकल कहीं भी प्रकट हो सकता है। कंपटीशन में इजी न्यूमेरिकल की कैटेगरी में आता है। ऐसे इजी न्यूमेरिकल सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन हो जाता है नीट और जेई मेंस में।
ठीक है, और एडवांस होता है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है, उसके क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3.8। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree centigrade? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. तो ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, इसे पढ़ो, समझो और करो। बच्चों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हमें हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस दे रखी है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो पहला टेम्परेचर है आपका T1, वो है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस नहीं दे रखी, हमें दे रखा है एक तो वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट, और T1 पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है सपोज I1 है, I1 कितना है 3.2 एम्पियर। देखो सही दे रखा है। तो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी R1। क्या होगा बताओ, ओम्स लॉ लगाओ, V अपॉन I1, सही है, 230 अपॉन 3.2। ये हो गई बात पक्की, R1 आ गया। अब T2 टेम्परेचर बताओ, ये क्या बताओगे इसके बारे में, ये तो निकालना है, यही टेम्परेचर आपको निकालना है। इसमें वोल्टेज तो वही है 230 वोल्ट, करंट कितना है I2, देखो क्वेश्चन में कितना है 2.8 एम्पियर। तो T2 पे रेजिस्टेंस कितनी होगी R2, वो हो जाएगी V बाय I2, दिस इज इक्वल टू 230 अपॉन 2.8। ओम्स में होंगी दोनों रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होगे कि इसे सॉल्व क्यों नहीं किया, अभी सॉल्व मत करो, ठीक, T2 निकालना है, आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तब देखेंगे, अभी तो और कैलकुलेशन है तब देखेंगे इसे सॉल्व करके। अब यह है कि हमें अल्फा और दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये अल्फा ही हमारी मदद करेगा T2 निकालने में। अल्फा कितना दे रखा है बताओ, क्वेश्चन को देखो, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, सही है। यूनिट क्या है पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है ये देख लो, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, पता ही है ये फॉर्मूला। निकालना है T2, थोड़ा सा रीअरेंज करो, T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, वैल्यू रख दो। T2 हमें निकालना है, T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू R2 230 अपॉन 2.8 माइनस R1 230 अपॉन 3.2 डिवाइडेड बाय R1 230 अपॉन 3.2 इंटू अल्फा, अल्फा दे रखा है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अब पहले ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करी थी, 230 लोगे वो कैंसिल हो जाएगा, 3.2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2.8 इंटू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 3.2 से 3.2 कैंसिल। अब ये कैलकुलेशन इजी हो गई। चलो अब इसको कैलकुलेट करो और T2 की वैल्यू निकालो, करो इसे।
तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 840.3। तो ये हो गया T2 माइनस 27, T2 हो जाएगा, इसमें 27 जोड़ दो तो 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर आंसर। ये आंसर है 867.3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो समझने लायक बात यह है कि अल्फा का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर पे निकालनी है, वो तो हमने निकाल ली। और जब हमें T2 पूछा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। सही है? तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो स्क्रीन पॉज करके। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन 3.9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन में आपको यह फिगर दे रखा है, और सबसे अच्छी बात इस फिगर में यह दे रखी है कि ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये फिगर अगर डायरेक्शन नहीं दी होती तो हम डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते। तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर बाद मैं सॉल्व करूंगा, पहले आप सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जंक्शन का नामकरण कर देते हैं। यह है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ई एफ पहले लिख दिया। अब यह है कि इसमें किरचॉफ का रूल लगेगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि किरचॉफ लॉ के कुछ क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं। अब इसमें हम करंट डिसाइड कर लें किस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है। अब जैसे यहां I1 फ्लो कर रहा है और यहां I2। इनिशियली इस बैटरी से जो करंट निकला वो निकला I। इस रेजिस्टेंस में I करंट गया, I करंट यहां फ्लो करेगा, और यही I करंट डिवाइड हुआ है I1 और I2 में। तो I क्या है? I1 प्लस I2। जंक्शन पे ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये I1 जो करंट है ये B जंक्शन पे फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो यहां गया I3, रेजिस्टेंस 5 ओम में गया I3। अब आप ये बताओ कि इस वाली रेजिस्टेंस में कितना जाएगा। यहां पर करंट डिवाइड हो रहा, I3 यहां गया तो यहां कितना जाएगा? I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। आ गई ये बात समझ में? अब I2 यहां से फ्लो कर रहा है, I3 यहां से फ्लो कर रहा है। इस जंक्शन पे ये दोनों मिल जाएंगे और मिलके इस ब्रांच में फ्लो करने लगेंगे। तो यहां कितना करंट फ्लो करेगा? यहां करेगा I3 प्लस I2। अब आप ये देखो इस जंक्शन पे आके C पे I1 माइनस I3 और I3 प्लस I2 मिल जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो C जंक्शन से जो करंट बाहर निकलेगा वो निकलेगा I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I। वापिस करंट I फ्लो कर जाएगा बैटरी में। ठीक है भाई, बैटरी से जितना करंट निकला उतना ही वापिस फ्लो कर जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब लगाओ किरचॉफ लॉ, लगाओ दिमाग, कैसे लगेगा? ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है बच्चों, 10 ओम्स। चलो अब किरचॉफ लॉ लगाते हैं और रेड मार्कर से लूप बनाएंगे। नेटवर्क देखो ए बी डी ए, इस तरीके से चले हम। सही है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो लिख लेते हैं अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। किस लूप में लगाएंगे? ए बी डी ए। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं I1 के केस में, ए बी में, तो यहां हो जाएगा 10 I1। BD में भी हम करंट की डायरेक्शन में है
करंट है I3, रेजिस्टेंस है 5, तो हो जाएगा प्लस का साइन आएगा 5I3। ये बात आ गई समझ में। AD में करंट के अपोजिट है, ये लूप में ये करंट के अपोजिट है, सही है। करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, I2 5I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर इसे सॉल्व कर लो, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। सही है, आ गई ये इक्वेशन समझ में। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम किरचॉफ्स लॉ फिर से अप्लाई करेंगे। इस बार अप्लाई करेंगे लूप BCDB। सही है, ये लूप बना लेते हैं BCDB, ऐसे चले। अब लगाओ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ इन BCDB। तो यहां आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन में है हमारा I1 माइनस I3 और 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव साइन आएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, देखो ये करंट लूप की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन भी ये है, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन। सो 5 इंटू I1 माइनस I3। अब यहां पर देखो दिमाग लगाने लायक बात, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप की डायरेक्शन ये अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन, माइनस 10 रेजिस्टेंस है, करंट हो गया I3 प्लस I2। अब ये वाली ब्रांच लो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I3, लूप ऐसे है, तो माइनस साइन 5I3 इक्वल टू 0। देखो आई ये बात समझ में। अब इसको सॉल्व करो, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये। देखो ये आ जाएगा 5I1। अब I2 में देखो 10I2 है यहां, माइनस 10I2। I3 है आपका, यहां 5 भी है, यहां भी 5 है, यहां 10 है, सब माइनस हैं, तो माइनस 20I3 इक्वल टू 0। सही है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। एक और लूप में अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 अननोन है, I1 I2 और I3। तो हम यहां अप्लाई करते हैं, ऐसे इस तरीके से चले हम। सही है। तो क्यों ये हमारा लूप हो गया ADCEF। लिख लें, फिर यहां लाइन खींच देते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन ADCEF। अब यहां अप्लाई करो, आपकी इक्वेशन बनेगी 5I2। I2 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लूप की डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव साइन, प्लस 10, ये भी लूप की डायरेक्शन में I3 प्लस I2, इसलिए प्लस साइन 10 I3 प्लस I2। यहां तक सही हो गया। अब ये बताओ, ये जो 10 है इसमें भी करंट लूप की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए प्लस साइन तो आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर 10 सही हो गया, 10 लगाया, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 क्या है, I क्या है, I1 प्लस I2। तो I की जगह हमने सीधे लिख दिया I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना EMF है 10 वोल्ट। लग गया किरचॉफ्स लॉ। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करो, आपके पास आएगा 5I1, नहीं 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2I1 प्लस 5I2 और प्लस 2
I3 इक्वल टू कितना होगा 2। देखो इस इक्वेशन को, बिल्कुल सही बन गई भाई। 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो। अब हमें इन्हें ना सॉल्व करना है किसी तरीके से, तभी तो I1 और I2 की वैल्यू निकलेगी। तो आप देखो इक्वेशन नंबर 1 यहां से आके निकलता है फ्रॉम 1, I2 की वैल्यू निकलती है I2 इक्वल टू 2I1 प्लस I3। सही है। देखो इधर I2 को इधर ले गए तो I2 इक्वल टू 2I1 प्लस I3 निकल गया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 देखो आप, यहां से I1 की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ क्या निकलेगी। यहां से I1 की वैल्यू निकलेगी I1 इक्वल टू 2I2 प्लस 4I3। ये किससे निकली, फ्रॉम 2। इसे 4 दे दो और इसे 5। I1 की वैल्यू यहां 5th से लेकर आप 4th में सब्सटीट्यूट कर दो, यानी यहां से यहां रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन आपकी I2 इक्वल टू 2 टाइम्स 2I2 प्लस 4I3 प्लस I3। तो इस तरीके से I2 और I3 में एक रिलेशन आ गई। ये आपका आएगा I2 इक्वल टू -3I3। सही है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। एक इक्वेशन और आपके पास आ जाएगी I1 इक्वल टू -2I3। अब सोच रहे होगे साहब कैसे आई। अरे बहुत आसान है, I2 की वैल्यू यहां रख दो, -3, ये हो जाएगा -6I3 प्लस 4I3। तो I1 इक्वल टू -2I3। तो अब आपको I1 और I2 I3 के टर्म्स में मिल गए। अब आप क्या करोगे कि ये I2 और I1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ठीक है, अभी इक्वेशन 3 को हमने यूज नहीं करा है, तो अगर हम इसे यहां रखेंगे तो देखो क्या वैल्यू आती है, -4I3। ठीक है, ये वैल्यू यहां रख दी, प्लस 5 और -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15I3 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। समझ गए ना ये इक्वेशन कैसे आई। बिल्कुल सही। अब यहां सब कुछ I3 में है, तो इससे आपको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, I3 इज इक्वल टू -2/17। ठीक है, माइनस साइन तो होगा, ये 15 4 19 प्लस 2 ये -17, इतना तो करोगे ही। I3 इज इक्वल टू -2/17 एम्पियर। ए इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। अब यहां से I2 और I1 आ जाएगा। बताओ I2 कितना, -3 इंटू 2। चलो पहले I1 निकाल लें सीरियल ऑर्डर में। 2 2 जा 4, ठीक है, 4/17 एम्पियर। I2 इज 6/17 एम्पियर। देखो बच्चों आ गया ये समझ में। I1 और I2 I3 तीनों की वैल्यू निकल आई। अब इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं रब कर रहा हूं। चलो भाई रब कर देते हैं। अब सब कुछ आसान हो गया, हर ब्रांच में करंट निकाल लो। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ये है ब्रांच। ब्रांच कौन सी हुई, ए बी ए डी, और ये करंट। ठीक है, ए बी में है I1, कितना है, कितना है I1, इट इज 4/17 एम्पियर। AD I2 कितना है, 6/17 एम्पियर। ये 4/17 है। ठीक है, शायद 7 भूल गया था मैं,
इट इज 4/17। अब इस ब्रांच में निकालो BC। BC में है I1 माइनस I3, निकालो। DC, DC में है I3 प्लस I2, कैलकुलेट करो। अब उसके बाद बचा FE, इसमें है I, यानी I1 प्लस I2। चलो फटाफट इसे कैलकुलेट करो। तो ये जब आप वैल्यू रखोगे और कैलकुलेट करो, सही है, मैं डायरेक्ट देख के कर रहा हूं ये काम, ठीक है। ये हो गया 6/17 एम्पियर, ये हो गया आपका 4/17 एम्पियर, ये 10/17 एम्पियर। बताओ कोई ब्रांच रह गई क्या? आपको क्या लग रहा है, कोई ब्रांच रह गई? ध्यान से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सी ब्रांच रह गई। BD, ठीक है, BD कितना करंट है? I3, कितनी वैल्यू है? -2/17 एम्पियर। सिर्फ ये करंट जो है माइनस साइन शो कर रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो हमने डायरेक्शन ली है ना I3 की, ये डाउनवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड है। सही है? दिस इज योर आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। ये क्वेश्चन भी हो गए आपके। चलो प्रैक्टिस करो। अच्छा, कहीं से आपको ये किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन मिले तो और प्रैक्टिस करो। मैंने इसी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं किरचॉफ लॉ पे, उसको करते रहो। सही है? और एक मैंने वीडियो बनाया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसमें वीडियो में न्यूमेरिकल भी हैं। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से समझो। ये दोनों वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, किरचॉफ लॉ के और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ठीक है, फिर आज के लिए बाय, सी यू।